वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। आज हो गई है 5 जून 2020 और एग्ज़ाम डेट आ गई है यूपीएससी सिविल सेवा प्रीलिम्स की 4 अक्टूबर 2020। समय बहुत कम है, आज से अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए अगर बीच में आपने ढील डाली हो तो। 4 अक्टूबर को एग्ज़ाम है। अब देखिए जून चल रही है, 5 हो गई आज, ये ऐसे ही चला जाएगा पूरा महीना। देखा जाए तो जुलाई है आपके पास, और क्या है आपके पास, अगस्त है आपके पास और सितंबर है आपके पास। 3 महीने हैं ये। अब ये महीना तो एडमिट कार्ड इशू हो जाएगा ना 4 तारीख को, 4 सितंबर 1 सितंबर को, तो ये तो वैसे ही चला जाता है। आधा तनाव में निकल जाएगा ये महीना, जो लास्ट के 30 दिन होते हैं। आपको फोकस करना है जुलाई पर, अगस्त पर और आज से अभी पर, ये जो 25 दिन बचे इस महीने के, इन सभी पर। तो 376 टेस्ट बहुत होते हैं। समय निकाल कर इन 3 साढ़े 3 महीनों में सबका रिवीजन कर डालिए और साथ ही साथ सी सेट को भी पढ़ते रहिए। सी सेट का कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ़िलहाल। और एनडीए वालों का भी एग्ज़ाम की डेट आ गई है सितंबर में, उनका 6 सितंबर को एनडीए फर्स्ट का। और इसका जो मेंस होना है वो कब होना है, जनवरी में होना है। और जितने भी इंटरव्यू अभी रुके पड़े 2019 वाले, वो अभी जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे और शायद जुलाई अगस्त के फर्स्ट वीक में उनका रिज़ल्ट भी आ जाए। तो 4 अक्टूबर को एग्ज़ाम होगा, इस हिसाब से हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, फोकस करते हैं करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर, क्योंकि अब 4 अक्टूबर को एग्ज़ाम है। तो जो एग्ज़ाम में जो करंट अफेयर्स आनी है, जो समसामयिकी के प्रश्न आने हैं, वो कब तक आएंगे? कम से कम अगस्त तक तो आएंगे ना। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 पर। सारे के सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो किसी ना किसी टॉपिक से रिलेट करते होंगे, न्यूज़ में, करंट से। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। कोलकाता बंदरगाह भारत का एकमात्र नदीय बंदरगाह है और कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया है। वर्ष 2017 में गुजरात के कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर अटल बंदरगाह कर दिया था। देखिए पहला वाला करेक्ट है। कोलकाता एक नदिया बंदरगाह, भारत का एकमात्र नदिया बंदरगाह है, रिवराइन पोर्ट है। और कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया है, करेक्ट है। ये थर्ड वाला गलत है, क्योंकि गुजरात के कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय किया था 2017 में, अटल बंदरगाह नहीं किया था। एलिमिनेट करिए थर्ड को, जहाँ पर है वो नहीं होगा। तो वर्ष 2017 में गुजरात के कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह किया था, ना कि अटल बंदरगाह। और देखिए गुजरात के कच्छ की खाड़ी में अवस्थित एक ज्वारीय बंदरगाह है और दीनदयाल बंदरगाह पाकिस्तान के कराची बंदरगाह से 256 समुद्री मील यानी दक्षिण पूर्व में एवं मुंबई बंदरगाह से 430 समुद्री मील उत्तर पश्चिम की दूरी पर अवस्थित है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। उष्णकटिबंधीय एवं वही उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संदर्भ में विचार करना है। देखिए साइक्लोन से संबंधित प्रश्न पूछा ही जाना है, चाहे वो करंट से पूछा जाए या फिर स्टैटिक बना के ज्योग्राफी से पूछा जाए कि चक्रवातों के बनने की कौन कौन सी अनुकूल परिस्थितियाँ आवश्यक हैं, इस तरह से, या निसर्ग के ऊपर कर लेगा, अम्फान के ऊपर कर लेगा। तो उष्णकटिबंधीय और वही रुष्णकटिबंधीय। देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात अपनी ऊर्जा संघनन की गुप्त ऊष्मा से प्राप्त करते हैं, जबकि वही रुष्ण चक्रवात अपनी ऊर्जा दो भिन्न वायु राशियों के क्षैतिज तापीय अंतर से प्राप्त करते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में वायु की अधिकतम गति पृथ्वी की सतह के निकट, जबकि वही रुष्णकटिबंधीय चक्रवातों में वायु की अधिकतम गति क्षोभ सीमा के समीप सबसे अधिक होती है। तो ऐसे करेक्ट है, दोनों के दोनों इंटरचेंज करना पड़ेगा। देखिए ऐसे ही करेक्ट है, ये सी है इसका उत्तर। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात अपनी ऊर्जा संग्रहण की गुप्त ऊष्मा से प्राप्त करते हैं, जबकि वही रुष्ण चक्रवात अपनी ऊर्जा दो भिन्न वायु राशियों के क्षैतिज तापीय अंतर से प्राप्त करते हैं। और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में वायु की अधिकतम गति पृथ्वी की सतह के निकट, जबकि वही उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में क्षोभ सीमा के पास सबसे अधिक होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के उष्ण कोर क्षोभ मंडल में, जबकि अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात में उष्ण कोर समताप मंडल में तथा शीत कोर क्षोभ मंडल में पाई जाती है। तो करेक्ट है पहला, करेक्ट है दूसरा। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। ये न्यूज़ में थे, तीनों के तीनों चक्रवात या तूफान इनको बोल सकते हैं। और उत्पत्ति क्षेत्र इनका कहाँ हुआ?
क्रिस्टोबल के सामने मैक्सिको की खाड़ी लिखा है, निसर्ग के सामने बंगाल की खाड़ी लिखा है, अम्फान के सामने लिखा है अरब सागर। तो निसर्ग ने हाल ही में तबाही मचाई है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात में। अम्फान ने कहाँ पर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में। अब पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की तरफ क्या है, अरब सागर थोड़ी है, बंगाल की खाड़ी है ना। निसर्ग गुजरात महाराष्ट्र, अरब सागर है उधर की तरफ। तो 2 और 3 तो गलत है यहाँ पर, सुमेलित तो है नहीं। क्रिस्टोबल मैक्सिको की खाड़ी, केवल एक करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो किसी भी तरह से प्रश्न घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। तो चक्रवाती तूफान अम्फान ने बंगाल की खाड़ी से पूर्वी तटीय राज्यों उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल को प्रभावित किया। और चक्रवात जो निसर्ग है हाल ही में न्यूज़ में रहा, इसने अरब सागर के तटीय राज्य महाराष्ट्र और गुजरात को प्रभावित किया। उष्णकटिबंधीय तूफान क्रिस्टोबाल मैक्सिको की खाड़ी से धीरे धीरे अंतर्देशीय भागों की ओर बढ़ रहा है, और जिससे दक्षिणी मैक्सिको और अमेरिका के कुछ हिस्सों के प्रभावित होने की संभावना है। तो बैक टू बैक चक्रवात उत्पन्न हो रहे हैं और तटीय राज्यों की तरफ बढ़ रहे हैं, भिन्न भिन्न देशों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। विमल जुकला एक कमेटी है। विमल जुकला कमेटी निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है। विमल जुकला कमेटी या समिति फिल्म मीडिया इकाइयों का युक्तिकरण से संबंधित है क्या है। सर्वोच्च न्यायालय में पूछताछ के लिए एकल खिड़की व्यवस्था से संबंध रखती है, या राज्यों के जिला न्यायालयों में पूछताछ के लिए एकल खिड़की व्यवस्था, या अपराध के आधार पर वकीलों की फीस को निर्धारित करना। देखिए, वैसे तो संबंध रखती है विमल जुकला समिति फिल्म मीडिया इकाइयों के युक्तिकरण से, लेकिन ये तीनों के तीनों इनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन सब के लिए भी कमेटी बननी चाहिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट में एक विंडो होनी चाहिए, वहाँ पर पूछा जाए कि हाँ हमारा ये केस है, हमें कौन सा वकील करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो खासकर ऐसा होना चाहिए, लेकिन है नहीं अभी तक। ये के लिए है यहाँ पर। अपराध के आधार पर वकीलों की फ़ीस को निर्धारित किया जाए, ये भी होना चाहिए। तो फिलहाल इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। तो देखिए, हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के तहत संचालित फिल्म मीडिया इकाइयों के युक्तिकरण को लेकर गठित विमल जुकला बोल दिया था क्या, देखिए विमल जुल्का नाम है वो, जुल्का विमल जुल्का समिति ने मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी है, और समिति ने अपनी रिपोर्ट में व्यावसायिक फिल्मों के निर्माण के लिए स्वतंत्र फिल्म निर्माताओं के वित्त पोषण हेतु फिल्म प्रमोशन फंड के निर्माण का सुझाव दिया है। तो विमल जुल्का समिति फिल्म मीडिया इकाइयों के युक्तिकरण से संबंध रखती है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के संदर्भ में कौन सा गलत है। यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव USTR, देखिए यह संयुक्त राज्य अमेरिका की एक एजेंसी है। इसकी स्थापना 1962 में अमेरिका के एक विशेष व्यापार प्रतिनिधि के रूप में हुई थी, और इसके द्वारा ही द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तरों पर व्यापार वार्ता आयोजित की जाती है। ये करेक्ट हैं तीनों के तीनों स्टेटमेंट, तो गलत तो कोई है नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। तो देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव यह संयुक्त राज्य अमेरिका की एक एजेंसी है। इसकी स्थापना हुई थी 1962 में अमेरिका के एक विशेष व्यापार प्रतिनिधि के रूप में। ये एजेंसी संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए व्यापार नीति विकसित करने और इस संबंध में अमेरिका के राष्ट्रपति से सिफारिश करने के लिए उत्तरदायी है, तथा इसके द्वारा ही द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तरों पर व्यापार वार्ता आयोजित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के क्षेत्रीय नाम के संदर्भ में कौन सा सत्य है। चक्रवातों के नाम है और क्षेत्र है। हरिकेन चक्रवातों को हरिकेन कहा जाता है कहाँ पर, पश्चिमी अटलांटिक तथा पूर्वी प्रशांत महासागर में। टाइफून कहाँ पर कहा जाता है, पश्चिमी प्रशांत महासागर और दक्षिण चीन सागर में। बिली क्या ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है। कौन सा करेक्ट है इसमें। देखिए, पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है और चौथा भी करेक्ट है। मतलब तीनों के तीनों करेक्ट हैं, तो डी है इसका उत्तर। तो चक्रवातों के नाम देखिए, हरिकेन कहा जाता है पश्चिमी अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत महासागर को। टाइफून कहा जाता है पश्चिमी प्रशांत महासागर और दक्षिण चीन सागर में। बिली ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है।
और भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इनमें चक्रवातों को चक्रवात कहा जाता है। क्वेश्चन कौन सा लगता है? इंडियन ओशियन। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संदर्भ में कौन सा एक सत्य होगा? उष्णकटिबंधीय चक्रवात आक्रामक तूफान होते हैं जिनकी उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के महासागरों पर होती है और ये तटीय क्षेत्रों की तरफ गतिमान होते हैं। समुद्री सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए, और लंबवत पवनों की गति में अधिक अंतर होना चाहिए। देखिए सत्य यहाँ पर पहला है, सत्य यहाँ पर दूसरा भी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। लंबवत पवनों की गति में जो अंतर है वो कम होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है चक्रवात से संबंधित परिस्थितियाँ। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात निर्माण की अनुकूल परिस्थितियाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कई बार दोहराया है प्रश्न को। तो देखिए पहली है समुद्री तल तंत्र का ऊपरी अपसरण। ध्यान दीजिएगा, समुद्री तल तंत्र का ऊपरी अपसरण। बृहद समुद्री सतह होनी चाहिए, समुद्री सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। कोरियोलिस वल की उपस्थिति होनी चाहिए। लंबवत पवनों की गति में अंतर कम होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। कमजोर निम्न दाब क्षेत्र होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, कमजोर निम्न दाब क्षेत्र या निम्न स्तर का चक्रवातीय परिसंचरण होना चाहिए। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। उग्रवादियों के आत्मसमर्पण से चर्चा में रहे ऑपरेशन सनराइज में किन देशों की सेनाएं शामिल हैं एवं यह किससे संबंधित है? किससे संबंध रखता है ऑपरेशन सनराइज? किन दो देशों की सेनाएं शामिल है इसमें? भारत और म्यांमार की, भारत और नेपाल की, भारत और यूएसए की, भारत और बांग्लादेश की। और पूर्वोत्तर में उग्रवादियों के उन्मूलन से, पूर्वोत्तर में उग्रवादियों के उन्मूलन से, एक चीज़ तो सेम है चारों के चारों में। अब आंसर जो ऑपरेशन सनराइज है पूर्वोत्तर, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवादियों के उन्मूलन से संबंध रखता है। किन दो देशों की सेनाएं हैं इसमें? तो भारत तो पक्का होगा इसमें। और भारत के साथ कौन है? नेपाल है क्या? नेपाल नहीं है। यूएसए है क्या? यूएसए नहीं है। बांग्लादेश है क्या? बांग्लादेश भी नहीं है। भारत और म्यांमार की सेना, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए मुद्दा क्या है। 15 मई को 22 उग्रवादियों को म्यांमार से आत्मसमर्पण कराकर भारत लाया गया। जिन उग्रवादियों को प्रत्यर्पण कर लिया गया है, कई वर्षों से वो मोस्ट वांटेड थे और इनमें कई उग्रवादी संगठन के लीडर भी शामिल हैं। अच्छा देखिए, उसमें उग्रवादी संगठन NDFB के 5, KLO के 5 और UNLF के 7 और PLA के 2 और PREP के 2 और KYKL का 1 उग्रवादी इसमें शामिल है। म्यांमार के अलग अलग क्लस्टर में इंडियन उग्रवादी ग्रुप के 40 से ज़्यादा सक्रिय कैंप हैं और इंडियन आर्मी और म्यांमार आर्मी लगातार मिलकर काम कर रही है और ऑपरेशन सनराइज के जरिए उग्रवादियों को सरेंडर के लिए मजबूर किया जा रहा है। अब देखिए, इंडियन आर्मी और असम राइफल भारत म्यांमार बॉर्डर पर लगातार ऑपरेशन चला रही है। तिराप, चांगलांग और लॉकडिंग, नार्दर्न नागालैंड सहित सभी एरिया में लगातार ऑपरेशन से उग्रवादियों के लिए मुश्किलें पैदा हो गई हैं और ज़्यादातर ने अपना ऑपरेशनल बेस जो है म्यांमार में शिफ्ट कर दिया है। अब इंडियन आर्मी और म्यांमार आर्मी के ऑपरेशन सनराइज से नॉर्थ ईस्ट में उग्रवादियों में हड़कंप मचा है और इस साल अब तक वहां 2259 उग्रवादी सरेंडर कर चुके हैं। इसमें भारत और म्यांमार आर्मी के मजबूत रिश्तों ने अहम भूमिका निभाई है। तो आपको याद रखना है, ऑपरेशन सनराइज भारत और म्यांमार की सेना के बीच पूर्वोत्तर में उग्रवादियों का उन्मूलन से संबंध रखता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। फसलों की जीनोटाइप पर शोध करने से चर्चा में रहे LGR, PV 1121, सोनसाल और बिंदली किस खाद्यान्न फसल की प्रजाति है? किस खाद्यान्न फसल की प्रजाति है? बाजरे की नहीं है, गन्ना तो खाद्यान्न फसल है नहीं, तो इसको तो एलिमिनेट कर दो। गेहूं की नहीं है, धान की है ये। तो देखिए, एक नए अध्ययन में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च के बायोटेक्नोलॉजी विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, कटक के चावल अनुसंधान संस्थान और दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस के शोधकर्ताओं ने धान के जीनोम में एक ऐसे हिस्से की पहचान की है जिसके माध्यम से पैदावार बढ़ाने की संभावना है। अच्छा देखिए, वैज्ञानिकों ने धान की 4 किस्मों
LGR PV11 के सोन साल और विंदली जो बीज आकार या वजन में विपरीत फिनोटाइप दिखाते हैं कि इन्होंने आनुवंशिक संरचना जीनोटाइप के जीन को क्रमबद्ध करके उनका अध्ययन किया है और इस दौरान उनके जीनोम रूपांतरों का विश्लेषण करने के बाद उन्होंने पाया कि भारतीय धान के जर्म प्लाजों में अनुमान से कहीं अधिक विविधता है। तो ये 4 इस तरह से नाम लेकर पूछा जा सकता है, धान की प्रजाति से संबंध रखता है और न्यूज़ में इसलिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की मीटिंग से चर्चा में रहे न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किस घोषणा पत्र के तहत हुई थी एवं इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देखिए फोर्टालीजा तो चारों विकल्प में कॉमन है, तो मुख्यालय की बात हो रही होगी। अब न्यू डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ पर है, सीधा सीधा प्रश्न है। टोक्यो जापान में नहीं है, बीजिंग चीन में नहीं है, ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में नहीं है, संघाई चीन में है। संघाई चीन में है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की मीटिंग से चर्चा में रहे न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी फोर्टालीजा घोषणा के तहत, इसका हेडक्वार्टर है चीन के संघाई शहर में। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चयन किया गया है इनमें से किसका? देखिए उपाध्यक्ष तो इंडिया के हैं, तो अनिल किशोर भारत, और जो इसके अध्यक्ष हैं वो कहाँ के हैं? वो हैं ब्राज़ील के, चीन के नहीं हैं। तो एलिमिनेट कर दीजिए। म्यांमार के नहीं, एलिमिनेट कर दीजिए। भारत के हैं उपाध्यक्ष अनिल किशोर, हाल ही में नियुक्त हुए हैं, और ब्राज़ील के जो हैं वो हैं अध्यक्ष। नाम क्या है उनका? माक्रोस त्रोज्यो। क्या नाम है उनका? माक्रोस त्रोज्यो ब्राज़ील और अनिल किशोर भारत। ये कौन है? न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारत के हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। हाल ही में किस अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी ने भारत में 5G सेवाओं के विस्तार हेतु 35 से अधिक उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने की योजना बनाई है? तो 35 से अधिक उपग्रह जो हैं सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। क्यों भेजे जाएंगे? भारत में 5G सेवाओं के विस्तार करने के लिए। और उस कंपनी का नाम क्या है? अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी, उसका नाम बोइंग नहीं है, स्पेस एक्स नहीं है, ये तो दोनों नासा की टैक्सी बने हुए हैं आजकल। इसका नाम है वेस्टा स्पेस टेक्नोलॉजी। क्या है ये? नाम याद रखना। वेस्टा स्पेस टेक्नोलॉजी ने हाल ही में अंतरिक्ष स्टार्टअप वेस्टा स्पेस टेक्नोलॉजी ने हाल ही में भारत में 5G सेवाओं के विस्तार हेतु 35 से अधिक सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने की जो है वो योजना बनाई है। वेस्टा स्पेस टेक्नोलॉजी ने कितने सैटेलाइट? 35 सैटेलाइट। इससे ज़्यादा कुछ आवश्यकता है नहीं इसमें। तो ये कितने 12 प्रश्न थे करंट अफेयर्स के, कभी 12, कभी 15, कभी 13। हर दिन इसका रिवीजन करते रहिए, जुड़े रहिए, ताकि पता तो चले हो क्या रहा है इंडिया में। अच्छे से इसका रिवीजन कर लेना। 4 अक्टूबर को एग्ज़ाम है, ऑफिशियली डेट अनाउंस हो गई है आज, तो उसी हिसाब से देखिए एक चार्ट बना लीजिए। लगता है ना कि 3 महीने या 4 महीने, यहाँ से दिन काउंट कर लो, 1 2 3 4 करके, 3 चौक 12, 120 कर दो। अब हर दिन इनको काटो, 120 के बाद 119 काटो, फिर 118 काटो। जब काटोगे ना इनको शाम को, तो लगेगा कि हाँ कुछ छूट रहा है, तो इस डर से कम अच्छे से रिवीजन तो हो जाएगा। चलिए धन्यवाद। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर टेस्ट नंबर 376 तक पहुँच सकते हो। सबका रिवीजन कर डालना,